वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सीरीज 24 में हम लोग क्या करेंगे, वायुमंडल, जो कि हमारे ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें वायुमंडलीय परतें, पवनें, वायुदाब पेटियां और चक्रवात के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इतिहास और नागरिक शास्त्र के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं। ये आपका सिंपल क्वेश्चन जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपका इसका आंसर आप सबको पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये क्षोभ मंडल। ठीक है, तो मौसम सभी संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो आपके वायुमंडल की क्षोभ मंडल वाली परत में होती है। ठीक है ना। तो क्षोभ मंडल में आपकी सभी वायुमंडलीय घटनाएं और कौन कौन सी, जैसे कि आपका वर्षा हो गया, आंधी, ओला, कोहरा, ये सब जो है कहाँ पे होंगी? क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल को संवहन मंडल या फिर परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। ये नाम भी आप याद रखना। ठीक है, संवहन मंडल या फिर परिवर्तन मंडल भी क्षोभ मंडल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, समताप मंडल में ओजोन परत का क्या कार्य है? तो आपका जानते हैं कि आप क्षोभ मंडल होता है, फिर उसके बाद आपका क्या है, समताप मंडल होता है। तो उसमें ओजोन परत का क्या कार्य है आपको बताना है। भूमंडलीय ताप को ये स्थिर रखता है, भूकंप भूकंप की आवृत्ति को घटाता है, मानसूनों की विफलता से बचाता है, या फिर भूमि पर पराबैंगनी विकिरण को रोकता है। तो इसका जो सही आंसर हो गया, आप सबको पता होना चाहिए, ये भूमि पर पराबैंगनी विकिरण को रोकने का कार्य किसका है? तो वो है आपका समताप मंडल से। ठीक है ना। तो ये देखिए, समताप मंडल में आपको याद रखना है क्या होता है कि ओजोन गैस पाई जाती है। तो ओजोन गैस की परत कहाँ पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना कि निचले परत में पाया जाता है। यानी कि समताप मंडल के निचले परत में जो है वो आपके ओजोन मंडल का जो है परत पाई जाती है। ठीक है, ये आपके सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, क्योंकि पराबैंगनी किरणों से हमें जो है क्या होता है, चर्म रोग होता है, यानी कि चमड़े का कैंसर होता है। ओके, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो संचार उपग्रहों का अवस्थापन, यानी कि जो आपके कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? तो याद रखना वो आपके बहिर्मंडल में जो है स्थापित किए जाते हैं, भूस्थैतिक उपग्रहों को। और रेडियो तरंगों का परावर्तन कहाँ से होता है? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन आप सब जानते हैं कहाँ से होता है, आयन मंडल से होता है। ये भी आपका सही है। तो आयन मंडल से ही रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। वायुयान के लिए आदर्श स्थिति किस मंडल में होती है? तो वो होती है समताप मंडल में। ठीक है ना, समताप मंडल में वायुयान को उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति होती है। ठीक है, और आपका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन कहाँ पे होते हैं? मध्य मंडल में। तो ये आपका गलत है, इसीलिए आपका यही आपका सही जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। तो जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन होते हैं ये आपके होते हैं किसमें? आयन मंडल में होते हैं। ठीक है ना। तो ये आप याद रखना कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन कहाँ पे होते हैं? तो ये होते हैं आयन मंडल में। बाकी और तीनों आपके सही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। यदि ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कमी की बजाय वृद्धि दर्ज की जाए तो इसे क्या कहते हैं? ठीक है, आप सबको पता है कि वायुमंडल में जब जब ऊंचाई बढ़ती है तो क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो आपका कम होता है। ठीक है ना, हाइट आपकी इंक्रीज होती है, जब आप ऊपर जाते हो तो तापमान कम होता है। तापमान कम होगा, वायुदाब भी कम होता है ऊपर जाने पर, और घनत्व भी जो है, वायु का जो घनत्व होता है वो भी कम होता है। तो तीनों जो है कम होते हैं। ठीक है ना, जब आप ऊपर जाते हो। लेकिन अगर आप जब ऊपर जा रहे हो तो तापमान में कमी होने की बजाय यदि वृद्धि हो रही हो, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कमी की बजाय उसमें वृद्धि होती है, तब उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्या? ताप व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन, सूर्यातप, संघनन, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब आप ऊपर जाओगे तो आपका तापमान कम होना चाहिए, लेकिन अगर कम होने की जगह बढ़ रहा है तो उसको बोलते हैं तापीय व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन। ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, ऊपर जाने पर ताप, दाब, घनत्व वायुमंडल का ये तीनों घटता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया तापीय प्रतिलोमन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो उच्चतम तापक्रम जो है कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? भूमध्य रेखा पर, या फिर 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, या फिर 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, या फिर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो जो आपका उच्चतम रिकॉर्ड जो है, उच्चतम तापक्रम का जो रिकॉर्ड होता है, कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है उच्चतम तापक्रम? तो आपका ये भूमध्य रेखा नहीं होगा। जो उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किया जाता है वो होता है आपका 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश याद रखना 20 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ पर आपके उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। ओके,
तो ये देखिए, अधिकतम सूर्य तप प्राप्त करने वाली जो तापीय अक्षांश रेखा होती है वो क्या होती है, वो होती है 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ आपका। ओके, तो ये आप याद रखना, उच्चतम तापक्रम कहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो वो आपके 20 डिग्री नॉर्थ पे। ओके, अगला देखिए, साफ रातें बादल युक्त रातों की अपेक्षा ठंडी होती हैं। तो साफ रातें यानी कि जब आसमान में बादल नहीं होता रातों में, वो आपकी रातें ठंडी होती हैं किसकी अपेक्षा, जब आपके बादल होते हैं उनकी अपेक्षा। तो वो किस वजह से होता है, संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण या फिर चालन के कारण। तो ये होता है आपका विकिरण के कारण, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जब सूर्य का प्रकाश दिन में तो आ जाता है, ठीक है, आपका जो है धरती गर्म हो जाती है, फिर रात में जब ये ऊर्जा रिलीज होती है तो अगर आसमान में बादल रहते हैं तो क्या होता है कि ये आपकी जो ऊर्जा जो रिलीज होती है वापस जाती है, वो ऊपर जा नहीं पाती है। इस वजह से क्या होता है कि इसी वजह से जो है ये गर्मी बढ़ जाती है बादल वाले रातों में। लेकिन जब साफ रातें होती हैं तो ये सब जो है क्या होते हैं, ऊपर जो है शून्य में चले जाते हैं, तो उस वजह से रातें ठंडी होती हैं, ठीक है ना। तो ये आपके विकिरण के कारण होता है, सूर्य का विकिरण जो वापस जाता है आपका परावर्तित होके, उसकी वजह से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, वायुदाब मापने के लिए बैरोमीटर में प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या होती है। तो वायुदाब मापने के लिए आप सब जानते हो कि वायुदाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हो, तो वो आप करते हो बैरोमीटर का। लेकिन उसमें जो इकाई जो है, किस इकाई में जो है बैरोमीटर में जो है वायुदाब को मापा जाता है, ये आपको बताना है। मिली बार में, सेंटी बार में, डेसी बार में या फिर माइक्रोन में। तो जो आपका होता है, आपने पढ़ा होगा, केवल बार पढ़ा होगा, तो वो जो बार होता है वो कौन सा बार होता है, वो होता है आपका मिली बार, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो क्या हो गया, ये है आपका मिली बार, ठीक है। तो ये देखिए, वायुदाब को जो मापन है वो किससे करते हैं, वो तो आपको बैरोमीटर से करते हैं, ठीक है। वायुदाब का मापन बैरोमीटर से करते हैं और इसके माप के लिए जो इकाई प्रयोग की जाती है वो होती है आपकी मिली बार, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं कि डोल ड्रम क्या होता है। तो डोल ड्रम क्या होता है, एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, एक उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, एक समान तापमान वाला क्षेत्र है या फिर समान वायुदाब वाला क्षेत्र है। तो ये होता है डोल ड्रम जो होता है, ये एक निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि डोल ड्रम क्या होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। तो देखिए, डोल ड्रम जो पाया जाता है ये कहाँ से कहाँ के बीच में पाया जाता है। डोल ड्रम जो है निम्न वायुदाब का क्षेत्र 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो ये आपकी धरती होती है, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश होता है, इसके 5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है, और 5 डिग्री साउथ वाला यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है इसके बीच का, ये आपका क्या होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा सूर्य का विकिरण पहुँचता है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे गर्मी की वजह से क्या होता है कि तापमान जो है, वायु जो है गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है, तो ऊपर उठ जाने की वजह से इन क्षेत्रों में जो है वायुदाब कम हो जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो इसी को जो है डोलड्रम जो है होता है, इसी को डोलड्रम कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ अक्षांशों के मध्य पाया जाता है, आपका निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। अगला देखिए, निम्न अक्षांशों उत्तरी और दक्षिणी दोनों में बोला जा रहा है, यानी कि उत्तरी अक्षांश में भी और दक्षिणी अक्षांश दोनों में से आप अश्व अक्षांश को किससे संबद्ध करेंगे। तो अश्व अक्षांश क्या होता है, अभी आपने देखा डोलड्रम देखा था, ठीक है ना। डोलड्रम आपका यहाँ पे 0 के 5 के आसपास था। उसी तरह से होता है वो होता है अश्व अक्षांश होता है, यानी कि हार्श लैटिट्यूड, ये आपका 30 से 35 के बीच में होता है, नॉर्थ में भी होता है और आपके साउथ में भी होता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री से 35 डिग्री तक होता है आपका। देखिए, अभी आपको नीचे फिगर में इसको बताया जा रहा है अश्व अक्षांश के बारे में, तो आप इसको समझ जाएंगे। तो ये जो अश्व अक्षांश होता है, ये तो आप सबसे पहले जानिए कि ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो इस फिगर से आप क्या करेंगे, इस फिगर से आप सारे जो है वायुदाब को समझ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपका देखिए 0 से 5 वाला ये वाला रहा, जो अभी आपको बताया गया डोलड्रम, ये आपका निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है। इसके बाद जो है जो दूसरा होता है वो होता है 30 से 35, यही जो दूसरा वाला है इसी को आप लोग हार्श लैटिट्यूड कहते हो, ठीक है ना। हार्श लैटिट्यूड आप यानी कि अश्व अक्षांश, ठीक है। और इसका विस्तार 30 डिग्री से 35 डिग्री दोनों अक्षांशों में पाया जाता है, यानी कि हार्श लैटिट्यूड ये भी है और हार्श लैटिट्यूड ये भी है। ये देखिए इधर साइड में जो साउथ हेमीस्फीयर में है, ये भी आपका 30 से 35 तक हार्श लैटिट्यूड है, ठीक है ना। तो अश्व इसी को अश्व अक्षांश जो है ये क्या होता है, ये उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है। देखिए, पहले आपका निम्न वायुदाब का क्षेत्र था, उसके बाद जो दूसरा होता है वो होता है उच्च वायुदाब का क्षेत्र, फिर तीसरा भी जो होता है वो उपध्रुवीप का, वो भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, फिर जो चौथा होता है वो आपका उच्च वायुदाब का क्षेत्र है। तो ये आप ध्यान रख लेंगे तो अभी इसके आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी आपको आसानी होगी, ठीक है ना।
इस फिगर को आप ध्यान से देख लेंगे क्योंकि अभी आपको जब पवनों के बारे में बताया जाएगा तब भी आपको जो है इसको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है वायुदाब की आपका निम्न वायुदाब, ठीक है, उसके बाद उच्च वायुदाब, उपोष्ण उच्च वायुदाब है, फिर उपध्रुवीय, ठीक है, यानी कि ध्रुवों के पहले वाला जो है उपध्रुवीय, ये भी निम्न वायुदाब है, उसके बाद आपका क्या है उच्च वायुदाब। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। इस आर्द्रता क्या होती है, तो आर्द्रता क्या है कि वायुमंडल में उपस्थित गर्म वायु है, ठंडी वायु है, जल वाष्प है या फिर धूलकण। तो जो आर्द्रता होती है ये वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प होती है, ठीक है ना। आर्द्रता कैसे बनती है, जब जो है धरती पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसमें जहाँ पे भी नमी होती है तो वो जल वाष्प के रूप में जो है ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो वही जो है उससे आर्द्रता जो है आपकी बढ़ जाती है। तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को ही आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प का वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा होता है। तो जलवाष्प कैसे जाता है, वाष्पीकरण की क्रिया होती है, उसके द्वारा वायुमंडल में जलवाष्प पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ग्रीष्म काल में जब आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है तब, यानी कि जब आर्द्रता बढ़ जाती है गर्मियों में, तब उस समय क्या होता है, मौसम अपक्व होता है, तीक्ष्ण होता है, झुलसाने वाला होता है या फिर उमस वाला होता है। तो जब भी आप देखते हो कि आर्द्र मौसम होता है तो उस समय जो मौसम होता है उस समय आपका उमस वाला मौसम होता है, ठीक है। आपको अजीब तरह से जो है पसीना होता है, वो आपका कौन सा होता है, वो उमस वाला मौसम होता है जब आपको आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना। इसके अलावा देखिए, ये आप इस यंत्र के बारे में आप जानते होंगे, हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो होता है वो आर्द्रता मापी यंत्र है, ठीक है। वायुमंडल की आर्द्रता को अगर मापना है तो उसके लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये भी पॉइंट आप याद रखना, ओके। बादलों का निर्माण कैसे होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे। तो बादलों का निर्माण आपका वाष्पीकरण से होगा, संघनन से होगा, विकिरण से होगा या तापमान की कमी के कारण होगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप सबको पता होना चाहिए। ये जो बादलों का निर्माण होता है वो आपका संघनन की क्रिया के पश्चात होता है, ठीक है ना। तो संघनन की क्रिया के पश्चात आपका बादलों का निर्माण होता है। तो ताप घटने पर जल वाष्प जो है वो जल में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। यानी कि अभी आपने देखा कि वायुमंडल का वाष्पीकरण होकर ऊपर ढेर सारे जल वाष्प गए, उसके बाद जब ताप जो है उसका कम होता है तो वो जल वाष्प जल में परिवर्तित हो जाती है। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं, संघनन। और संघनन के फलस्वरूप निर्मित जल कणों या हिमकणों के समूह को ही बादल कहते हैं। तो संघनन की क्रिया के फलस्वरूप ही बादलों का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वर्षा स्तरीय बादल से क्या होती है, अत्यधिक तीव्र वर्षा होती है, ये आपका सही है। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन से बादल उपस्थित होते हैं, तो वो आपके पक्षाभ बादल होते हैं, ये भी आपके सही हैं, ठीक है। वायु की गति का मापन करते हैं बैरोमीटर से या फिर सभी सुमेलित हैं। तो आप बताइए कौन सा जो है इसमें गलत है। तो इसमें जो गलत है ये आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है, क्योंकि वायु की गति का मापन नहीं करते हैं हम लोग। क्या करते हैं, अभी आपको बताया गया कि वायु के जो आपका दाब का मापन करते हैं वो आपके बैरोमीटर से होता है, ठीक है ना। वायु की गति का मापन अगर आपसे पूछा जाए तो वो हो गया, क्या हो गया, तो वायु की गति का मापन हम करेंगे एनीमोमीटर से, ठीक है। तो वायु की गति का मापन एनीमोमीटर से, वायु दाब का मापन बैरोमीटर से, ओके। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। अगला है देखिए, कथन और कारण का एक क्वेश्चन है। इसमें जो है आपको बताना है सही आंसर। तो कथन क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनों की दिशा दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशा वामावर्त होता है। तो ये आपका सही है या गलत। तो आपका कथन जो है ये हो गया, आपका कथन तो आपका सही है, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वो दाईं ओर घूम जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती हैं, बाईं ओर घूम जाती हैं, ठीक। ये तो आपका सही है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में पवनों की दिशाओं का निर्धारण किससे होता है, कोरियोलिस प्रभाव के कारण होता है। तो आपका एक बल होता है कोरियोलिस बल, ठीक है। उसी की वजह से जो है क्या होता है कि पवनें उत्तरी जो है गोलार्ध में दक्षिण की ओर मतलब कि दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, बाईं ओर घूम जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, ये कथन भी सही है और ये आपका कारण भी सही है। तो ये दोनों आपका सही है। तो देखिए इसमें एक चीज़ और आप ध्यान रख लीजिए कि जो पवन है और जल धाराएँ, ठीक है। तो पवन और जल धारा जो है इन दोनों में क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में ये दाईं ओर घूम जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाती हैं। जलधारा के बारे में कल वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पवन और जलधारा दोनों इसी तरह से काम करती हैं। लेकिन जो चक्रवात होता है, ठीक है, चक्रवात होता है आपका उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होता है वो क्या होता है, वो आपका जो है जब आप उत्तरी गोलार्ध में होगे तो वो बाईं ओर घूमती है।
ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर घूमती है। तो चक्रवात आपका अलग है। जलधारा और पवन के बारे में पूछा जाए तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बस खाली ये अंतर आप ध्यान रख लीजिएगा, अगर चक्रवातों के बारे में पूछा जाएगा तो इनसे बिल्कुल उलट होगा। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। फेरल के नियमानुसार क्या है, विक्षेपण बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में सभी पवनें अपनी दिशा से दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, और पवनों की दिशा में परिवर्तन लाने वाले इस बल को कोरियोलिस बल कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना। ओके, तो पवनें और जलधाराएं के लिए ये सेम है, बल जबकि चक्रवात के लिए अलग है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। अगर आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो जो व्यापारिक पवनें होती हैं ये क्या होती हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। क्या ये सही है? पछुआ पवनें क्या होती हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ध्रुवीय पवनें क्या होती हैं, ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो पहले देखिए, अगर पवनों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद होना चाहिए कि पवनें हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ठीक, पहले तो आपको ये याद रखना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, ये तो आपका क्लियर है। ठीक है, मैंने यहाँ पे वैसे ऑप्शन में सभी सम्मिलित रखा है, लेकिन आपको और एक चीज़ ध्यान देनी है जो अभी आपको नीचे फिगर में बताई जाएंगी। ठीक, तो पवनों के बारे में ये वाला जो है आप जरूर रखना कि हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर, उच्च दाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो ये तो तीनों सुमेलित है, लेकिन ये क्यों सुमेलित है अब देखिए इस फिगर में आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी आपको बताया गया था निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, ठीक है, आपके 0 से 0 डिग्री पे। उसके बाद आपका उच्च वायुदाब का क्षेत्र था, ये अस्वच्छांश वाला था, ये डोलड्रम वाला था, ये डोलड्रम था, ये अस्वच्छांश वाला क्षेत्र था, ठीक है ना, अभी आपने देखा। उसके बाद या फिर निम्न वायुदाब होता है, फिर आपका उच्च वायुदाब होता है। तो अभी आपको बताया गया कि पवनें किधर से चलेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेंगी। ठीक, तो देखिए यहाँ जो व्यापारिक पवनें चल रही हैं वो किसके किसके बीच में चल रही हैं, अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, ठीक है ना। पवनों का अलग है और वायुदाब पेटियों का अलग सिस्टम है। तो ये देखिए जो व्यापारिक पवनें हैं ये आपके उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चल रही हैं। तो ये उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र क्या है, उपोष्ण। ठीक है, अभी पिछले वाले फिगर को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि ये उपोष्ण वाला क्षेत्र था और ये आपका जो है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र था। इसके बाद आपका ये उपध्रुवीय था, ठीक है। इसके बाद ये आपका 60 से 65 उपध्रुवीय था, ठीक है ना। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो है क्या था, ध्रुवीय था। तो ध्रुवीय आपका जो है नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में, दोनों साइड में सेम चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, इधर भी और उधर भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी आपको बताया गया कि पवनें जो हैं जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं, ये उच्च वायुदाब से पवन इधर चल रही थी, ठीक है। तो जब इधर चल रही थी, अभी आपको बताया गया कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में पवनें अपनी दिशा के दाईं ओर घूम जाती हैं, ठीक है। तो जब हवा इधर चल रही थी इसके दाईं ओर इधर होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए ये वाली सब पवनें किधर भागी जा रही हैं, इधर भागी जा रही हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना कि ये आपके इसके और इसके बीच में क्या है, तो व्यापारिक पवनें, और इनके बीच में क्या है, तो ये हैं आपकी पछुआ पवनें, ठीक है ना। और ये ध्रुवों और उपध्रुवों के बीच में क्या है, तो ध्रुवीय पवनें, ठीक है। दोनों साइड सेम चीज़ें हैं, ओके। तो ये आप याद रखना कि उत्तर में ये जो है अपने दाईं ओर घूम जाएंगी, जब ऊपर की ओर जा रही हैं तो इधर की ओर घूम जाएंगी, उनका दायां इधर हो जाएगा, ठीक है ना। नीचे की ओर आ रही हैं तो उनका दायां इधर है, अपनी जिस दिशा में जा रही हैं उसके दाईं ओर घूमेंगी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। और उसी तरह से साउथ में भी चल रहा है, ओके। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप थ्योरी वाला वीडियो देख लेना। तीसरा जो आपका एकदम सबसे लास्ट वाला वीडियो है वायुमंडल का 3 पार्ट, उसमें ये कायदे से आपको समझाया गया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60, ठीक है ना। ये आपके किन पवनों को कहा जाता है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये जो होती हैं ये तीनों जो नाम है ये आपकी पछुआ पवनों को कहा जाता है। तो पछुआ पवनों को कहा जाता है, और कौन सी पछुआ पवनों क्यों, तो जो पछुआ पवनें आपके दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं उनको बोला जाता है, ठीक है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों को आपको गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 कहा जाता है, ठीक है। उत्तरीय गोलार्ध में जो पछुआ पवनें हैं वो आपका नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्थली भाग होता है। जो दक्षिणी भाग में जहाँ पछुआ पवनें चलती हैं, अभी आपने देखा पछुआ पवनों वाला क्षेत्र कहाँ पे था, आपका उपोष्ण से उपध्रुवीय के बीच में, ठीक है ना। अगला देखिए, अगला क्या इसमें देखो, इसको देख लीजिए, इसको क्यों कहा जाता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थल की कमी होती है, इस कारण से पछुआ पवनों की गति तेज हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में आपका जल वाला क्षेत्र ज़्यादा होता है, इस कारण से वहाँ पे पछुआ पवनें जो चलती हैं वो तेज गति से चलती हैं।
और उनकी प्रचंडता के कारण ही दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर उनको गरजता चालीसा कहते हैं, 50 डिग्री अक्षांश पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री अक्षांश पर क्या कहते हैं, चीखता हुआ साठा। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना, दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवनें चलती हैं उनको ये सब कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, तो आपको असत्य कथन बताना है। समुद्री समीर दिन के समय सागर से स्थल की ओर चलती है, ये आपका सही है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देना चाहिए, पहले तो आपको समुद्री समीर के बारे में पूछा गया है और ये कब चलती है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो ये दिन के समय चलती है, समुद्री समीर दिन के समय चलती है और ये हमेशा समुद्र से स्थल की ओर चलती है। कभी आप अगर बीच पे घूमने गए होंगे तो आप देखते होंगे कि दिन में क्या होता है कि समुद्र की ओर से हवाएं आपकी ओर आती हैं, ठीक है ना, तो वही होता है आपका समुद्री समीर। ठीक, लेकिन स्थल समीर जो होता है ये रात के समय चलता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, स्थल समीर रात के समय चलता है और स्थल से सागर की ओर चलेगा। ठीक है, स्थल से सागर की ओर चलेगा। रात के समय क्या होता है कि स्थल का तापमान जो है आपका क्या होगा, आपका ये आपका हाई प्रेशर यहाँ पे बनता है स्थल पे, और यहाँ पे जो है जल में क्या होता है, लो प्रेशर बनता है रात के समय। तो इसीलिए हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और इधर जो है क्या होता है दिन में, क्या होता है कि दिन में समुद्र में आपका हाई प्रेशर बनता है और जो है स्थल पे क्या होता है, लो प्रेशर। ठीक है ना, तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती हैं, तो आप ध्यान रखो। तो ये दोनों आपका सही हो गया। अस्थाई पवनें वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। ठीक है ना, तो अस्थाई पवनें यानी कि अभी आपने देखा है जो व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुवीय पवनें, उनकी दिशा बदलती नहीं है। ठीक है ना, वो हमेशा जो है आपके जो आपकी वो हैं क्या कहते हैं, इस तरह से आपका 90 डिग्री था, यहाँ से ये आपका जो है उपोष्ण वाला क्षेत्र था, तो इधर क्या चल रही थी, इधर व्यापारिक पवनें चल रही थी। यहाँ से इसके बीच में क्या चल रहा था, तो पछुआ पवनें चल रही थी। ठीक है ना, इनके और इनके बीच में क्या चल रहा था, तो ध्रुवीय पवनें चल रही थी। ठीक है, तो ये जिस दिशा में चलती रहती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उसी दिशा में वर्ष भर चलती होती हैं। ठीक है ना, तो यही तीनों जो थी आपकी, ये तीनों जो हैं आपकी अस्थायी पवनें होती हैं। स्थानीय पवनें, अब ये दूसरा है, देखिए ध्यान से, ये अस्थायी पवनें थी, ये क्या है, ये है आपका स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें एक निश्चित क्षेत्र में चलती हैं, तो जैसे लू होता है, तो लू एक आपका स्थानीय पवन है जो कि आपके भारत में ही चलती है। ठीक है ना, और उसी तरह से क्या है, अमेरिका में क्या चलता है, तो अमेरिका में दूसरा चल रहा है, कनाडा में ब्लिजार्ड चल रहा है। ठीक है ना, आपका जो है सहारा मरुस्थल में क्या चल रहा है, हार्मट्टन चल रहा है, सिराको चल रहा है। तो ये सब क्या होती हैं, स्थानीय पवनें, एक निश्चित क्षेत्र में चलती हैं। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद क्या है, मानसूनी पवनों की दिशा में दिन में 2 बार परिवर्तन होता है। तो जी नहीं, दिन में 2 बार परिवर्तन नहीं होता, वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है। यानी कि ग्रीष्म ऋतु में दूसरी साइड चलती हैं और ठंडी की ऋतु में क्या होती है, इनकी दिशा बदल जाती है। ठीक है ना, तो मानसूनी पवनों की दिशा जो है बदलती है। ठीक, तो ये कब बदलती है, ऋतुओं के साथ बदलती है, यानी कि जब मौसम परिवर्तन होगा तब मानसूनी पवनों की दिशा भी बदल जाती है। ठीक है, तो इसमें जो आपका असत्य कथन हो गया ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ये दिन में 2 बार परिवर्तित होती हैं। जी नहीं, ये वर्ष में 2 बार परिवर्तित होती हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो मानसूनी पवनों की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है, ये पवनें ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है, जब ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है उस समय जो है 6 महीने ये मानसूनी पवनें जो होती हैं वो समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, और शीत ऋतु में क्या होता है, ये स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। जलवायु वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, इधर आपका जब आपका दक्षिण पूर्वी मानसून गर्मी के महीने में आता है, ठंडी में इधर से मानसून वापस लौट के आता है। ठीक है ना, तो ये तो आपको ध्यान में होगा। तो जब क्वेश्चन पढ़िए तो आप बस खाली इसको ध्यान से पढ़े रहेंगे, क्या कहते हैं कि जो आपका कथन उथन दिए रहते हैं उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपने कभी भी उसको सुना है तो। देखिए अब ये जो स्थानीय पवनें हैं ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सी पवन कहाँ पे चलती है। ठीक है ना, तो स्थानीय पवन के बारे में सुमेलन पूछा जाता है या फिर मिलान करने के लिए आता है, तो वो आप ध्यान रखना कि कौन सी पवनें कहाँ चलती हैं। यहाँ पे सारी लिस्ट मैं दे दे रहा हूँ। फॉन जो है कहाँ चलती है, तो स्विट्जरलैंड में चलती है, ये आप ध्यान रखेंगे। लू आपके भारत में चलती है। ब्रिक फील्डर जो आपकी स्थानीय पवन है ये ऑस्ट्रेलिया में चलती है। बोरा क्या होती है, एड्रियाटिक सागर में चलती है, इटली के कुछ क्षेत्रों में जो है इसका प्रभाव होता है। ठीक है ना, बोरा जो होता है, ठीक है, तो इटली भी कभी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, कभी आपको एड्रियाटिक सागर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। मिस्ट्रल जो आपकी स्थानीय पवनें हैं ये कहाँ चलती हैं, तो ये आपके स्पेन और फ्रांस वाले क्षेत्र में चलती हैं। ब्लिजार्ड कहाँ चलता है, तो कनाडा और साइबेरियाई क्षेत्र में। तो ये आपके सारे जो है सही सुमेलित मैंने करके दिए हैं। ठीक है ना, इसमें कोई भी गलत सुमेलन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको याद रखेंगे ज़रूर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप। तो ये सारे के सारे सही सुमेलित थे, और ये इसमें से कोई भी एक आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ स्थानीय पवनों को मैंने अगले क्वेश्चन में शामिल किया है, तो इसको भी आप ध्यान रखना, और इनसे संबंधित जो तथ्य दिए हैं इनको भी आपको ध्यान रखना है। जो सिराको पवन होती है, देखिए सिराको और हार्मट्टन,
दोनों कहाँ चलती है, तो दोनों सहारा मरुस्थल से उठती है, ठीक है ना, सहारा मरुस्थल की ओर, सहारा मरुस्थल से ये पवनें चलती हैं। तो इन देखिए जो सिराको पवन होती है, इसके द्वारा यूरोप वाले क्षेत्र में, यूरोप में इटली के जो है कुछ क्षेत्रों में क्या होती है, रक्त वर्षा होती है, ठीक है ना। तो रक्त वर्षा मतलब ऐसा नहीं कि खून बरसता है, वो क्या होता है कि उससे जब वर्षा होती है तो कुछ कारणों से क्या होती है, धरती जो है उसकी थोड़ी लाल हो जाती है, इसी वजह से इसको कहते हैं रक्त वर्षा, ठीक है। तो ये किस वजह से चलती है, सिराको की वजह से। और किस क्षेत्र में वर्षा होती है, इटली में होती है, ठीक है ना, इटली आप याद रखना, ठीक है। सिराको पवनों के द्वारा इटली आप यूरोप में आता है, ये तो आपको पता है, तो वहाँ पे रक्त वर्षा होती है। तो सिराको पवन, पवन का नाम याद रखेंगे। जो हरमट्टन पवन होती है ये भी आपके सहारा मरुस्थल से चलती है, और इसको डॉक्टर पवने भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हरमट्टन पवनों को क्या कहते हैं, डॉक्टर पवने। चिनूक जो होता है, चिनूक आपके दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में चलने वाला हिमभक्षी पवन है, तो ये आपका गलत है, यही आपका असत्य कथन है। क्यों, क्योंकि जो चिनूक होता है ये उत्तरी अमेरिका में चलता है, ठीक है ना, दक्षिणी अमेरिका में नहीं चलता है। ओके। सिमोम जो पवन है ये कहाँ चलती है, तो ये अरब प्रायद्वीप में चलती है। और खमसिन, ठीक है, खमसिन कहाँ चलती है, तो खमसिन चलती है मिस्र में, ठीक है। ये दोनों जो है ये भी दोनों स्थानीय पवने हैं। तो सिमोम अरब प्रायद्वीप में और खमसिन जो है ये मिस्र में चलने वाली स्थानीय पवने हैं, तो ये आपका सही है। बाकी चिनूक कहाँ चलती है, तो चिनूक आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलती है, ठीक है। इनके अलावा देखिए आपको बताया गया कि सिराको और हरबट्टन जो है सहारा मरुस्थल से उठती हैं, ओके। चिनूक पवनें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में चलने वाली हिमभक्षी पवनें हैं, तो ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी एक हिमभक्षी पवन है, ठीक है। हिमभक्षी पवन इस तरह से करके पूछा जाता है, तो वो है आपका चिनूक। इसके अलावा जो देखिए दक्षिण अमेरिका में कौन सी चल रही है, तो दक्षिण अमेरिका में पंपास वाले क्षेत्र में आपका जानते हैं, अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में पैम्पेरो चलती है, ओके। पैम्पेरो आप याद रखना, दक्षिणी अमेरिका में, ठीक। अब देखिए आपसे चक्रवात से संबंधित कुछ प्रश्न आ गए हैं। तो चक्रवात में क्या होता है कि इसमें आपको अलग अलग जगहों पे चक्रवात को अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है कि इसमें सही सुमेलित करना है किस जगह पे किस नाम से जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में हम जो है चक्रवात को किस नाम से जानते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में हम चक्रवात को जानते हैं विली विली के नाम से, ओके। भारत में किस नाम से जानते हैं, तो भारत में तो चक्रवात को चक्रवात ही बोलते हैं, ठीक है। तो भारत वाला ही चक्रवात को चक्रवात बोला जा रहा है अभी, ठीक है, क्योंकि मैं भी भारत का ही हूँ, ओके। तो अगला आपका है यूएसए। तो यूएसए में क्या बोलते हैं, यूएसए में बोलते हैं हरिकेन, ओके। और चीन में क्या बोलते हैं, तो चीन में इसको बोलते हैं हम टाइफून, ठीक है, चीन में बोलते हैं टाइफून। और जापान में क्या बोला जाता है, तो जापान में बोलते हैं टाइफू, ठीक है। टाइफू अभी हाल ही के किसी एग्जाम में मैंने देखा था, ये क्वेश्चन आया हुआ था, टाइफू जापान वाला, ठीक है। बाकी चीन में इसको क्या बोल रहे हैं, तो चीन में बोल रहे हैं हम इसको टाइफून, ठीक है ना, ओके। तो ये आपने देखा, इसको सब मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। यही आपका जो अभी भी बताया गया है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप पढ़ लेंगे, क्योंकि एक आपसे पूछा जाएगा, ये जरूर श्योर है ये, क्योंकि ये जो है चक्रवात के नाम आपसे पूछ लिए जाते हैं। बैरोमीटर में पारे के तल में अचानक गिरावट का सूचक क्या है, यानी कि जब आपका बैरोमीटर के पारे के तल में अचानक गिरावट होती है तो क्या होता है, साफ मौसम होता है, बर्फबारी होता है, तूफान या फिर भारी वर्षा होती है। तो जब आपका अचानक गिरावट होती है तब होता है तूफान आने वाला है, ओके। बैरोमीटर के तल में अचानक गिरावट का सूचक क्या है कि आपका तूफान आने वाला है। और अगर पारे का तल जो है पहले गिर जाता है लेकिन फिर धीरे धीरे उठता है, तो इसका मतलब है कि वर्षा होने वाली है, ओके। और अगर पारे के तल में लगातार बढ़ोतरी हो रही तो इसका मतलब है कि मौसम साफ रहेगा, ठीक है। तो ये जो है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसको भी आप ध्यान रखना कि पारे के तल में जो है क्या चेंजेज होते हैं, तो उस समय किस तरह का मौसम होता है, ओके, बैरोमीटर वाले में। चक्रवात सामान्यतः क्या होते हैं, ये आपको बताना है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको चक्रवात के संबंध में सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए कि चक्रवात सामान्यतः निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। तो निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चक्रवात सामान्यतः निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। और इसमें क्या होता है कि चक्रवात के मध्य में क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है, और इनके किनारे पर उच्च वायुदाब, ठीक है। चक्रवातों के मध्य में निम्न वायुदाब और किनारे पर उच्च वायुदाब होता है। और चक्रवात में जो पवनें होती हैं वो बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, ठीक है ना, इस तरह से करके इस तरह से आपके केंद्र की ओर चलती हैं, ठीक है ना। तो पवनें जो हैं आपका केंद्र की ओर चलती हैं, किधर से, आपके बाहर से केंद्र की ओर चलती हैं, ठीक है ना, चक्रवातों में। तो ये आप ध्यान रखना, ओके। चक्रवात क्या है, निम्न वायुदाब के केंद्र हैं। अगला आपका चक्रवातों के संबंध में आपको असत्य कथन बताना है। तो ये आप ध्यान रखिए कि चक्रवातों में पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की विपरीत होती है। तो अभी आपको जब ऊपर में बता रहा था पवन और जल धाराओं में क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो अपने दाईं ओर घूम जाती हैं, ठीक है ना। और लेकिन चक्रवात क्या है, चक्रवात जो है उसके उल्टा चलता है। चक्रवात आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में बाईं ओर
और साउथ हेमिस्फीयर में दाईं ओर, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना। अगला है आपका कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। तो आप बताइए, क्या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं या फिर उष्ण कटिबंधीय? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आकार में विस्तृत होते हैं, तो ये तो आपका सही है कि ये आकार में बड़े होते हैं, ठीक है ना। प्रति चक्रवात क्या होता है? चक्रवात की प्रतिकूल स्थिति होती है, ठीक है ना। प्रति चक्रवात क्या होता है? एकदम उल्टा होता है, चक्रवात का बिल्कुल उल्टा होता है। प्रति चक्रवात में क्या होता है कि इसके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, ठीक है। ये जो है आपका अंदर से बाहर की ओर चलती हैं, तो ये बिल्कुल जिस तरह से चक्रवात जो काम करता है उसका बिल्कुल टोटल उल्टा काम करता है। जब प्रति चक्रवात आता है तो इसका मतलब अब चक्रवात खत्म होने वाला है, ठीक है। ये भी इसका मतलब होता है। तो पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है, दूसरा आपका गलत है। शीतोष्ण जो आपका जो चक्रवात है, शीतोष्ण कटिबंधी, ये विनाशकारी कम होते हैं, ठीक है ना। जबकि उष्ण कटिबंधी जो आपके चक्रवात होते हैं ये ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आकार में तो अधिक विस्तृत होते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंधीय से ज़्यादा बड़े होते हैं ये आकार में। लेकिन इसमें क्या होता है कि पवनों की गति इसमें कम होती है, ठीक है। पवनों की गति धीमी होने की वजह से उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की तुलना में ये कम विनाशकारी होते हैं, ठीक है। तो आपके शीतोष्ण कटिबंधीय हैं ये कम विनाशकारी होते हैं, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ज़्यादा विनाशकारी होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, जो आपके करंट के संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में तौकाते नामक चक्रवाती तूफान किस सागर में आया था? कहीं कहीं तुकाते भी लिखा है, तौकाते आप नाम याद रखेंगे, ठीक है ना। को ये किस सागर में आया था आपको ये बताना है। अरब सागर में आया था, बंगाल की खाड़ी में आया था, ओमान की खाड़ी में, या फिर भूमध्य सागर में? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये जो तौकाते था और एक यास चक्रवात था, तो दो चक्रवात आए थे। तो जो तौकाते था ये आपके अरब सागर में आया था, ठीक है। लेकिन जो यास था वो कहाँ था? वो आपके बंगाल की खाड़ी में आया था। तो तौकाते से आपके मुंबई और गुजरात वाले क्षेत्रों में जो है क्या हुआ था? मुंबई और गुजरात वाले क्षेत्रों में जो है नुकसान हुआ था, ठीक है ना, तौकाते से। और ये याद रखना ये आपके अरब सागर में आया था, ओके। अरब सागर में आया चक्रवाती तूफान तुकाते। तुकाते नाम किसने दिया था ये भी ध्यान रखना। तो तुकाते नाम जो है म्यांमार देश के द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आवाज़ करने वाली छिपकली, ठीक है। तो तुकाते का अर्थ है आवाज़ करने वाली छिपकली, और इसका नाम किसने दिया था? म्यांमार देश के द्वारा इसका नाम दिया गया था, ठीक है। तो ये आया था अरब सागर में, और इससे जो है मुंबई और गुजरात प्रभावित हुए थे। अगला देखिए, हाल ही में आए यास चक्रवाती तूफान से किस राज्य को अधिक नुकसान हुआ? अगर आपसे ये पूछा जाए तो यास जो चक्रवाती तूफान था ये आपका इधर आया था, पश्चिम बंगाल उड़ीसा वाले क्षेत्रों में, ठीक है ना। तो तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात या फिर महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उड़ीसा में जो है सबसे ज़्यादा अधिक नुकसान हुआ था यास चक्रवात से। और यास चक्रवात का नाम किसने दिया था? तो देखिए, पश्चिम बंगाल उड़ीसा राज्यों से टकराया था कौन सा? चक्रवात यास। और यास नाम ओमान देश के द्वारा दिया गया था। ओमान एक खाड़ी देश है, उसके द्वारा दिया गया था। इसका अर्थ क्या है? निराशा, ठीक है ना। तो निराशा इसका अर्थ है। तो इसका सही आंसर क्या है? कौन से राज्य में ज़्यादा नुकसान हुआ? तो उड़ीसा में। और ये आप ध्यान रखना कि अगर आपका उड़ीसा में नुकसान हो रहा है तो ये बंगाल की खाड़ी में यास चक्रवात आया था। ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा दो है, देखिए अभी सितंबर में 25-26 के तारीख के आसपास जो है क्या हुआ कि सितंबर माह में आंध्र प्रदेश और ओडिशा से टकराया चक्रवाती तूफान गुलाब। तो अभी जो लेटेस्ट तूफान अभी इस महीने में इसी हफ्ते में आया हुआ है उसका नाम क्या है? गुलाब है, ठीक है। चक्रवात गुलाब का नाम किसने रखा है? तो ये रखा है पाकिस्तान ने, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि अब तक पेपर बन चुका होगा, ओके। तो ये हमारे जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। ये हमारा लास्ट टॉपिक था ज्योग्राफी का। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। इसके अलावा आप सिविक्स और हिस्ट्री के अगर आपने वीडियो अब तक ना देखे हों तो आप उसको देख लीजिए, और जिसको भी पीडीएफ की प्रैक्टिस सेट लेनी हो वो आप लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। बहुत ही मिनिमम प्राइस है, ठीक है। आप मैसेज करोगे तो आपको वो प्राइस और वो सब चीज़ें डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।